तो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट जो चैप्टर चल रहा था उसमें पार्ट 3 लेक्चर में आ गए। वैसे अगर देखा जाए तो अभी पार्ट 1 से लेके 6 तक मैंने पहले पहले करा दिया है। उसमें एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंटर्स थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक, अब जो बच रहा है कि एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख लिया जाए। उससे क्या होगा कि अभी जो पीछे पढ़े हो वो अगर भूल भी गया तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा स्कूल का मास्टर है वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाएगा। एनसीईआरटी पहले पढ़ेगा, फिर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाएगा, तो उसी को पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन का सीरीज एक मान सकते हो चल रहा है, उसमें पार्ट 3 में आ गए। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने जनरली देखा था कि एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है, और एटमॉस्फेयर में वेरियस अमाउंट ऑफ जो गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन तुम्हारा 21 है, अर्गन जो तुम्हारी है वो 0 एक बार पीछे से पहले देख लो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने क्या करा है, उसके बाद चालू करते हैं। तो पार्ट 1 मैंने बताया था कि देखो वेरियस अमाउंट ऑफ गैसेस हैं, जैसे तुम्हारा अर्गन है 0.9 है, और CO2 तुम्हारा 0.04 है, अदर गैसेस 0.01 में है, ऑक्सीजन 21 है और नाइट्रोजन 78, ये बताया था। फिर मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर के फंक्शन क्या है। एटमॉस्फेयर फंक्शन शील्डिंग करना, ब्लैंकेट ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ग्रेविटी सबसे मेन रोल करती है, इसको खींच के रखती है, तभी एटमॉस्फेयर हमारा हमारे अर्थ के अराउंड दिखता है। ह्यूमन लाइफ सस्टेन है अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में क्या बोल सकते हो, हाँ, रेनफॉल, क्लाउड, सीजन, इन सभी का फॉर्मेशन तुम्हारे एटमॉस्फेयर से हो जाता है। ये कुछ 5-6 पॉइंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट, यूवी रेडिएशन की शील्डिंग करना। ये कुछ मतलब अमाउंट ऑफ गैसेस, या जैसे हमारी जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती है, उसमें लेयर्स पे एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर होती है। तो इस तरह से हम मोटा मोटा देखें तो एटमॉस्फेयर शील्डिंग का काम भी करता है। तो यूवी रेडिएशन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और फोर्थ पॉइंट एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी जो ह्यूमन लाइफ है पृथ्वी के ऊपर वो सस्टेन है, मतलब बची हुई है। अगर ये नहीं होता तो सभी गैसेस बाहर चली जाती, स्पेस में चली जाती, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। जिस तरह हाइड्रोजन और हीलियम वेरी थिन होने की वजह से, बहुत हल्की लाइट गैस होने की वजह से एक्सोस्फीयर तक चली जाती है, यहाँ तक कि वो स्पेस में जाके न्यूक्लियर फिशन करके स्टार, गैलेक्सीज और इन सब का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। अब सोच लो, अगर थोड़ा सा भी अगर एटमॉस्फेयर में हमारे कुछ चेंजेस आया, ग्रेविटी कम ज़्यादा हुई, या फिर क्या कहीं से भी एयर स्पेस में अगर इमर्ज होने लगी, तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पार्ट फर्स्ट का था। पार्ट सेकंड में बताया था हमने कि देखो लेयर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। तो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से क्वेश्चन है इसमें, आज जो भी डिस्कस कर लेंगे एक बार पीछे वाला भी। ट्रोपोस्फेयर मैंने बताया था कि देखो उसकी जनरल एल्टीट्यूड 12 किलोमीटर होती है, रेनफॉल, क्लाउड का फॉर्मेशन, सब कुछ फॉर्मेशन उसी में होता है। आइडियल फॉर एरोप्लेन ये नहीं होता है, मतलब एरोप्लेन इसमें नहीं चल सकती, जनरली नहीं चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस आ सकता है, क्लाउड वॉल यहाँ पे होते हैं। इसका टेम्परेचर के साथ एक एल्टीट्यूड वेरिएशन देखने को मिला था कि टेम्परेचर बढ़ता है, एल्टीट्यूड बढ़ा टेम्परेचर घट जाता है। स्टेटस में बताया था कि इसका रेंज 50 किलोमीटर होता है, इसमें क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, आइडियल फॉर एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन इसमें चला सकते हो, क्लाउड में कोई टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन करने की ओजोन लेयर इसमें मिलती है, बस ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है। आज हम जो देखेंगे वो हमारा है, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। ये 2 लेक्चर का मैंने बता दिया। अब आते हैं थर्ड लेक्चर। थर्ड हमारे जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी लगा देता हूँ, देखो हाईलाइट कर दूंगा, इसके अब देख लेना क्या है इसमें। मेसोस्फीयर की क्या कहानी है, मेसोस्फीयर में क्या है देखो। तो मेसोस्फीयर के बारे में हम देखते हैं। मेसोस्फीयर का हमारा थर्ड लेयर है हमारी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बारे में क्या बोल रहा है, एबव द स्ट्रेटोस्फीयर लाई द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर हमारी एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है, नीचे से, मतलब हमारे अर्थ की क्रस्ट से देखिए, जहां से हम शुरू करेंगे वहां से अगर देखिए, जो हमारे एकदम पास में लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर। इट एक्सटेंड अप हाइट ऑफ 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बढ़ाओगे टेम्परेचर घटेगा, किसकी तरह, ट्रोपोस्फीयर की तरह। ट्रोपोस्फीयर में भी टेम्परेचर घटता था एल्टीट्यूड बढ़ाने पे। मोस्ट मेट्योर्स एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस बर्न इन दिस लेयर, मतलब इस लेयर के अंदर बहुत सारे जो मेट्योर्स होते हैं जो तुम्हारे जुपिटर के बेल्ट में पाए जाते हैं,
वो इसके अंदर बर्न कर जाता है। अगर वो आ भी रहे हैं तो उनकी यहाँ पे क्या होता है, वो आते आते यहाँ पे बर्न कर जाते हैं। ठीक, तो हम मेसोस्फीयर पहले हाईलाइट करते हैं कि मेसोस्फीयर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो मेसोस्फीयर में क्या है कि एबव द स्ट्रेटोस्फीयर, ये तो मान लो कहानी बोल रहा है। थर्ड लेयर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये हमारी थर्ड लेयर होती है। दूसरा, इसकी हाइट 80 किलोमीटर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड एज लाइक तुम्हारे ट्रोपोस्फियर की तरह। ट्रोपोस्फियर में भी टेम्परेचर घटता है एल्टीट्यूड बढ़ाने की वजह से, उसी तरह मेसोस्फियर में भी टेम्परेचर घटता है एल्टीट्यूड बढ़ाने की वजह से। मोस्ट मेटियोर्स बर्न इन दिस स्पेस, अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी याद होता है तो डायरेक्ट याद कर सकते हो कैसे। मेटियोर यम से स्टार्ट होता है और जो तुम्हारी लेयर है मेसोस्फीयर वो भी यम से स्टार्ट हो रही है। तो मेटियोर्स कहाँ बर्न कर जाएंगे, मेटियोर्स यम से स्टार्ट हो रहा था यम, और मेसोस्फीयर की जो तुम्हारा मेसोस्फीयर उस पर भी स्टार्टिंग का लेटर यम है, तो यम से यम मैच करा देना। मेटियोर कहाँ बर्न कर जाते हैं, मेसोस्फीयर में, याद करना ही नहीं है। मान लो मास्टर तुमसे पूछता है अच्छा बताओ मेटियोर्स जो होते हैं, जो एस्ट्रॉइड आते हैं ऊपर से हमारे जुपिटर के बेल्ट से, वो किस लेयर में बर्न कर जाते हैं, या वो किस लेयर में जनरली बर्न करते हैं। तो मेटियोर बोल रहे हैं तो यम से नाम है उसका, यम स्टार्टिंग लेटर है, तो कौन सा ऐसा लेयर जो यम से स्टार्ट हो रहा है, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर में बर्न कर जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लगा दिया, देखो पहला पॉइंट है कि थर्ड लेयर है हमारे अर्थ क्रस्ट की, तो ये पहला हो जाएगा। इसकी जो अप्रोक्सीमेट जो हाइट बताई जाती है वो होती है 80 किलोमीटर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा बताएंगे कि ये टेम्परेचर घटता है जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे तुम हाइट ऊपर जाओगे तो इसका टेम्परेचर घटने लगेगा, मतलब चीजें यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगी, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसका नाम यम से है, मेसोस्फीयर है, तो जितने भी मेटियोर्स आते हैं वो इसी में बर्न कर जाते हैं, तो यम से यम मेटियोर, यम से मेसोस्फीयर, ये 4 पॉइंट खत्म हो गया तुम्हारा मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर मैंने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले लेयर पे, जो हमारा दूसरा लेयर है, इसे बोलते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो, थर्मोस्फीयर पहले रेटिंग कर लेते हैं एक बार, डायरेक्ट एनसीईआरटी। इन द थर्मोस्फीयर के अंदर अगर देखा जाए तो देयर इज अ वेरी रैपिड, नहीं यहाँ पे कहाँ देयर इज, नहीं सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, उल्टा काम होगा, मतलब ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर में टेम्परेचर घटता था एल्टीट्यूड बढ़ाने की वजह से, लेकिन यहाँ पे उल्टा ये है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, as the gaseous molecules in this layer absorb the X-rays and the short wave ultra radiation of the sun, मतलब देखो डबल प्रोटेक्शन हमारा एटमॉस्फेयर दे रहा है। कैसे, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर थी, ओजोन लेयर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन तुम्हारा थर्मोस्फीयर के अंदर भी कुछ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई टेम्परेचर जाता है उनका, तो वो भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एक तरह से डबल प्रोटेक्शन तुम्हारी लेयर दे रही है एटमॉस्फेयर। सोचो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि थर्मोस्फीयर का जो एक्सटेंट है वो 80 से 700 किलोमीटर के बीच में है। इट आल्सो हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ बैक टुवर्ड्स इट्स। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर। Additionally, northern and the southern light auroras are also occur in this thermosphere layer. थर्मोस्फीयर क्या क्या मैंने बताया थर्मोस्फीयर में, एक बार पहले पॉइंट लगा देते बताता हूँ क्या है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती है हमारी और भी कंपैरिजन। क्या था थर्मोस्फीयर, देखो तो थर्मोस्फीयर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। मतलब एल्टीट्यूड जैसे जैसे तुम थर्मोस्फीयर का जो रेंज है 80 से 700 किलोमीटर के बीच, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वहां पर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। और मेटियोर्स तुम्हारे मेसोस्फीयर में आने के बाद बर्न किए जाते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इसका यही है थर्मोस्फीयर, क्योंकि थर्मोस्फीयर में एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, उधर से जो मेटियोर आएगा उसका पहले से ही हाई टेम्परेचर रहेगा, वो आते ही इसमें और उसको हाई टेम्परेचर मिल जाएगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा और मेटियोर्स में आके कंप्लीटली ब्लास्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जो थोड़े छोटे मोटे बचेंगे भी वो फ्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए मेसोस्फीयर में मेटियोर्स टोटली बर्न कर जाते हैं, क्योंकि थर्मोस्फीयर में तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है अल्टीट्यूड बढ़ाने की वजह से। उसके बाद गैसियस मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर
एब्जॉर्ब एक्सरेज एंड द शॉर्ट यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर तो काम कर रही है ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन थर्मोस्फीयर की जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ज्यादा हीटेड हैं वो भी कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है सन की, जिससे हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि थर्मोस्फीयर का जो एक्सटेंट है वो 80 से 700 किलोमीटर है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, it help in the radio transmission by the reflecting radio waves transmitted from the earth back towards it। ये तुम्हारी फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा नहीं याद होता है, फोर्थ पॉइंट को डायरेक्ट याद रखो। कौन सी लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प कराती है? थर्मोस्फीयर। इतना ही पूछा जाए। पांचवा पॉइंट क्या है कि आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। ये डायरेक्ट याद ही रखना होगा कि आइनोस्फीयर ऐसी कौन सी लेयर है जो किसका पार्ट है? थर्मोस्फीयर का पार्ट। छठवां, अरोरास का फॉर्मेशन करना। अरोरास क्या है? अभी डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो दिया गया उसको रीड करेंगे आगे। अभी पहले समझ लो थर्मोस्फीयर का 6 पॉइंट। थर्मोस्फीयर क्या था? तो थर्मोस्फीयर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीछे लिखा है देखो, थर्मोस्फीयर में क्या मैंने क्या होगा? थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे। इसी के कारण की वजह से मेसोस्फीयर में जितने भी मेट्योर्स होते हैं वो कंप्लीटली बर्न कर जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्मोस्फीयर का जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड होता है वो 80 से, या मैक्सिमम हाइट जो होती है वो 80 से 700 किलोमीटर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्मोस्फीयर का कि इसके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है, हीटेड गैसेस मॉलिक्यूल्स है, वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे ह्यूमन लाइफ सस्टेन, मतलब दूसरा प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तीसरा पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियो कम्युनिकेशन। थर्मोस्फीयर तुम्हारा रेडियो कम्युनिकेशन कर देता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताओगे? पांचवा क्या बताओगे कि इसमें अरोरास का फॉर्मेशन हो जाता है। अरोरास क्या है? तो कुछ डिफरेंट सोलर फ्लेम, जब हमारे अरोरास का फॉर्मेशन कैसे होता है? अरोरास का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जब सन्स के अंदर, जो हमारा सन है उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन बहुत ज्यादा होने लगे, हाइड्रोजन हीलियम में बहुत ज्यादा तगड़ा वाला कन्वर्ट हो रहा है, और इतना ज्यादा मतलब वो इतना ज्यादा सोलर फ्लेम उसका बढ़ जाए कि वो फ्लेम सन से बाहर आने लगे। तो जब वो फ्लेम सन से बाहर आती है तो उसकी जो फ्लेम्स है जब हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जब इंटरैक्ट करके जब बाहर की तरफ जाती है या किसी और मतलब हमारे प्लेनेट को छोड़ के आगे तरफ जाती है, तो जैसे ही उस नॉर्थ और साउथ पोल में इंटरैक्ट करती है वो सोलर फ्लेम्स, तो वो उस नॉर्थ पोल के अंदर जब वो सोलर फ्लेम इंटरैक्ट करती है तो वो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर में बट जाती है। जो वही सोलर फ्लेम जो नॉर्थ पोल में गई और जो नीचे साउथ पोल में गई, वहां के जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे उस नॉर्थ पोल के साइड, उसके गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर इमर्ज होते ही वेरियस अमाउंट ऑफ कलर में स्प्लिट हो गई, बट गई। तो अगर ऐसा स्प्लिट तुमको रंग बिरंगा अगर कहीं नॉर्थ पोल में देखने को मिलता है, उसे बोलता है अरोरा बोरियोलिसिस, और अगर वो साउथ पोल में देखने को मिलता है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। तो अरोरास क्या है? अरोरा जनरली स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट है, या हाईली चार्ज जो सोलर फ्लेम आती है सन से, अगर वो नॉर्थ पोल में साउथ पोल में तुमको देखने को मिलता है। पहला पॉइंट, अरोरास का फॉर्मेशन सोलर फ्लेम की जो जो हाईली चार्ज पार्टिकल सन से आ रहा है, एनर्जी आ रही है, उससे बनता है। कैसे बनता है कि वहां की जो सोलर फ्लेम है वो जब हमारे नॉर्थ पोल के गैसेस मॉलिक्यूल्स के वहां के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है तो वेरियस अमाउंट ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से रंग बिरंगा कलर दिखने लगता है वहां पे, उसे बोलते हैं अरोरास का फॉर्मेशन। नॉर्थ पोल में दिखेगा तो अरोरा बोरियोलिसिस, साउथ पोल में दिखेगा तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। यही होता है अरोरा। ठीक, थर्मोस्फीयर में अरोरास का फॉर्मेशन। और आइनोस्फीयर तुम्हारा थर्मोस्फीयर का पार्ट है। थर्मोस्फीयर की एक लेयर, थर्मोस्फीयर में एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं आइनोस्फीयर। डायरेक्ट याद रखना है। 80 से 700 किलोमीटर इसका रेंज है। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है एल्टीट्यूड बढ़ाने की वजह से। इसी की वजह से मेसोस्फीयर में मोस्ट ऑफ द मेट्योर्स बंद कर जाते हैं। बस थर्मोस्फीयर खत्म। तो हमारा ये दो ही लेयर आज रहेगा। इसके बाद डायरेक्ट अरोरास के बारे में देख रहे। अरोरास क्या है तुम्हारे एनसीईआरटी में देखो, ऐसा ही रंग बिरंगा कलर देखने को, व्हाइट दिख रहा है यहाँ पे, ये व्हाइट है, व्हाइट नहीं थोड़ा सा पिंक कलर के मिक्सचर है। ये देखो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ग्रीन है, देखो ये ग्रीन है। तो यही डिफरेंट अमाउंट ऑफ कलर, डिफरेंट अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, ऐसी को अरोरास बोला जाता है। यही तुमको जो अलग अलग यहाँ पे देखो कलर दिख रहा हो, जैसे देखो ये वाला ग्रीन है, ये ग्रीन कलर ऊपर ऐसे दिख रहा है, ऊपर ग्रीन है। ये कलर ऑफ मिक्सचर बहुत अलग अलग कलर है। ये देखो ब्लू, ब्लू और ब्लू नहीं, पिंक और ब्लू का मिक्सचर है, ऊपर पूरा ब्लू हो गया है, फिर वहां से ऊपर रंग बिरंगा हो गया। तो इसी यही तुम्हें अरोरास का, इसी को बोलते हैं अरोरा। ठीक है, ये जो क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अरोरा।
और ये कुछ एनसीईआरटी में लिखा गया, ये इसे इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। देखो वही सब लिखा है, देखो सोलर वाइंड जो हाईली चार्ज होती है सन से आती हैं, अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर डायरेक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स हमारे नॉर्थ और साउथ में चली जाती हैं। वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस को इंटरेक्ट करते हैं और ग्लो करने लगते हैं वहाँ के गैसेस पार्टिकल्स पार्टिकुलर कलर्स के अंदर। मतलब फिक्स भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर कोई फिक्स होगा कि हाँ ये देखने को मिलता है तो फिक्स पार्टिकुलर कलर वहाँ पे चलेगा, जैसे ग्रीन और पिंक ब्लू का मिक्सचर हो जाएगा। दिस फिनोमेना को बोलते हैं अरोरा बोरेलिस, अगर नॉर्थ पोल में होगा। अगर ये साउदर्न पोल में देखने को मिले तो इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो अरोरा समझ गए क्या है, यही होता है अरोरा, कहानी खत्म। ठीक, तो हमारा ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया। अब एक पार्ट बचा है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा। ठीक, एक्सोस्फियर का बताएंगे तो कि ये पूरी लेयर्स को एक बार पूरा एकदम कंबाइन करके बता दिया जाएगा, उससे क्या होगा पूरा लेयर खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर लास्ट में एक बार बता देंगे अरोरा और क्या है तुम्हारे खत्म, लास्ट में एक बार रिकैप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि मेसोस्फियर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ, ऐसा नहीं कि आज मेसोस्फियर और थर्मो मतलब पूरा मेसोस्फियर तक के कंबाइंड क्वेश्चन इसमें है। मेसोस्फियर की जो एक्सटेंड रेंज है, जो हाइट है वो कितनी थी, तो ट्रोपो मेसोस्फियर में ये होता है कि कितना था मेसोस्फियर का तुम्हारा 80 के पास, हाँ 80 किलोमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 50 किलोमीटर तुम्हारा स्टेटोस है और 700 के ऊपर एबव जाओगे तो तुम्हारा एक्सोस्फियर हो जाएगा, और बी तो तुम्हारा 80 100 को ऐसा देखने को नहीं मिलता, 100 तो बीच में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भैया मेसोस्फियर का टेम्परेचर का हाल बताओ क्या है। थर्मोस्फियर का नहीं पूछ रहा है, मेसोस्फियर का पूछ रहा है। मेसोस्फियर में टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी। थर्मोस्फियर का नहीं पूछ रहा है, थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ाने से या अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा है कि विच लेयर कंटेन द मोस्ट वाटर वेपर एंड क्लाउड, ज्यादा बादल बनना ये सब कहानी कहाँ चलती थी, ट्रोपोस्फियर में, इसीलिए वहां एरोप्लेन नहीं चलती है। ट्रोपोस्फियर में 12 किलोमीटर की रेंज में एरोप्लेन चलेगा तो लड़ जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर कहाँ तुम्हारा इसमें ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमेना मेनली अकर इन ट्रोपोस्फियर, को क्या देखने को, अरोरा नहीं, अरोरा तो ट्रोपोस्फियर में थर्मोस्फियर में था। ओजोन लेयर नहीं, स्टेटोस में है, तो रेनफॉल, फॉग और हेल्स का फॉर्मेशन, मतलब बड़े बड़े स्नोफॉल्स देखने को मिल जाते हैं तुम्हें कहाँ पे, तुम्हें ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर को क्या बोलते हैं, तुम्हें बोलते हैं इसको हम ट्रोपोपॉज। मतलब जहां पे ट्रोपोस्फियर उठ के आया, लेयर आई खत्म हो गई, यहाँ पे ट्रोपोपॉज हो गई, मतलब ट्रोपोस्फियर की लेयर रुक गई, अब यहाँ से स्ट्रेटोस चालू होगा, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ट्रोपोपॉज। क्या बोला जाएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोला जाएगा ट्रोपोपॉज। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड, स्ट्रेटोस्फियर की मैक्सिमम एक्सटेंड बताओ कितना था, तो उसका 12 था, इसका 50 हो जाएगा। उसका 12 था तो इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रेटोस्फियर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, ये स्टार लगा दो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर कि स्ट्रेटोस्फियर आइडियल क्यों होता है एरोप्लेन चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं होता जनरली, क्लाउड सब ट्रोपोस्फियर के अंदर देखने को मिल जाता है। कोई टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस कुछ होगा नहीं करेगा, जब क्लाउड नहीं है, पूरा एकदम क्लियर स्काई दिखेगा, आराम से एरोप्लेन चला सकते हैं, यही इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन या रीजन बोल सकते हो। तो फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड वेदर डिस्टर्बेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बाय फिल्टरिंग, मेनली बाय फिल्टरिंग। ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करती है, विजुअल लाइट से। अब दिमाग लगा सकते हो कि विजुअल लाइट को अगर मान लो ओजोन लेयर फिल्टर कर दे तो पूरी दुनिया काली देखने को मिले, हम लोगों को कुछ दिखबा नहीं करेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट ही हम विजुअल लाइट हम देखते ही हैं, विजुअल लाइट जो कि 7 कलर में स्प्लिट होता है विविग्योर, वही हमको दिखता है, अगर वो भी नहीं आएगा तो पूरा दुनिया काला दिखने लगेगा, पहले ही एक गलत हो जाएगा। और साउंड वेव तो कर देगा तो भाई साहब कुछ सुनेगा नहीं करेगा, रेडियो वाला होगा नहीं, यूवी रेडिएशन जो कि हाई पेनेट्रिंग होती है, कैंसर हो जाता है अगर ज्यादा ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर आने लगे, इसी को प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में। क्वेश्चन नंबर 9, द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे खत्म होगा उसे बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज, मतलब स्ट्रेटोस्फियर रुक गई, अब उसके ऊपर से मेसोस्फियर स्टार्ट होगा तो बीच वाली लाइन को स्ट्रेटोपॉज बोल देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर इज द आउटर मोस्ट अमंग द फॉलोइंग? सबसे आउटर मोस्ट बताओ। एग्जोस्फियर या ट्रोपोस्फियर नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास की आउटर की बात कर रहा है, सबसे बाहरी बाहरी तुम्हारी एग्जोस्फियर। ठीक है, बाहर में तुम्हारा सबसे क्या है? एग्जोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? तीसरा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोस्ट मेटियोर एंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न, कंप्लीटली बर्न कहाँ कर जाते हैं? तुम्हारे मिजोस्फीयर में के अंदर। मेटियोर्स का नाम एम से स्टार्ट होता है, मिजोस्फीयर भी एम से है, तो ये ट्रिक से समझ के याद कर ले सकते हो, डायरेक्ट याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 बरहमा बताओ, इन विच लेयर डज टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13, द थर्मोस्फीयर एक्सटेंड अप्रॉक्सिमेटली, थर्मोस्फीयर की रेंज बताओ 80 से 700 किलोमीटर के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब डेटाबेस है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द गैसेस इन द थर्मोस्फीयर एब्जॉर्ब एक्सरे एंड द शॉर्ट यूवी रेडिएशन से, डबल प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? डबल प्रोटेक्शन का काम। डबल प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि ये पहला प्रोटेक्शन मान सकते हो ऊपर की तरफ से, और दूसरा प्रोटेक्शन तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर रेडियो कम्युनिकेशन तुम्हारा, नहीं ये देखो आइनोस्फीयर के से क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमावदार है, क्योंकि आइनोस्फीयर में ही तुम्हारी एक लेयर मिलती है, इसे बोलते हैं थर्मोस्फीयर, और उल्टा बोल दिया मैंने। थर्मोस्फीयर के अंदर आइनोस्फीयर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर थर्मोस्फीयर, मतलब थर्मोस्फीयर नहीं दिया तो आइनोस्फीयर से काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अरोरास अकर इन, किसमें अरोरास दें? थर्मोस्फीयर में। अगर थर्मोस्फीयर नहीं दिया तो आइनोस्फीयर में चला जाएगा, आइनोस्फीयर में काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये था। क्वेश्चन नंबर 17, द कलर डिस्प्ले लाइट्स, अच्छा सीन इन द स्काई एंड नियर पोल्स, अच्छा उसे अरोरास बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर ई। देखो यहाँ पे बोला ना डिस्प्ले लाइट स्कीन इन द स्काई, स्काई के अंदर अलग अलग कलर्स को दिखना, रेनबो भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन स्पेसिफाई कर रहा है पोल्स के पास। देखना यहाँ पे अगर ये पोल्स नहीं होता तो ऑप्शन रेनबो भी हो सकता था। ठीक है, अगर पोल हो गया, पोल्स है, पोल्स लिखा है ऑप्शन में, तब जाके तुम्हारा अरोरा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमा देगा। अगर पोल नहीं है ऑप्शन में तब जाके तुम्हारा आंसर रेनबो बनेगा, अगर पोल है ऑप्शन में तब ऑप्शन तुम्हारा अरोरा बनेगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन, अरोरा बोरियलिसिस इज ऑब्जर्व इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियलिसिस, और साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न में तुम्हारा हो जाएगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियलिसिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक, तो 18 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए कंप्लीट। तो कमेंट बताना कि तुम्हारे कितने सही हुई। मेरे तो 18/18 आ गए। अब अपना बताओ कितना सही हुआ। अरोरा बोरियलिसिस तुम्हारा कहाँ देखने को मिलता है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस मैंने बता दिया। ठीक, तो ये 18 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। लास्ट वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि देखा क्या पूछा गया, द कलर डिस्प्ले ऑफ लाइट सीन इन द स्काई नियर द पोल्स, अगर पोल्स दिया है क्वेश्चन में तब ऑप्शन नंबर अरोरा हो, ऑप्शन नंबर अरोरा नहीं, ऑप्शन अरोरा हो जाएगा, मतलब आंसर अरोरा हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अरोरा नहीं दिया है, पोल्स नहीं दिया है, तब जाके तुम्हारा रेनबो का फॉर्मेशन बोलो। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। और लास्ट वाला क्वेश्चन तुम देखिए लिए, अरोरा बोरियलिस किसमें ऑब्जर्व होता है? तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस तुम्हारा ऑब्जर्व होता है तुम्हारा साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, हमारा पार्ट 3 खत्म हो गया। ठीक, पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 में जनरली हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 4 में लेयर्स तो हो गए, लेयर्स हो गए। अब लेयर्स के बाद क्या बचा है? लेयर्स के बाद अब क्लाइमेट लेवल या फॉर्मेशन और वेदर्स के बारे में देखा जाएगा।
पार्ट 4 में नहीं, पार्ट 4 नहीं, पार्ट 4 में भी एक बचा ना एग्जोस्फियर, एग्जोस्फियर और थोड़ा सा लेयर्स के बारे में एक बार और डिस्कस करते हैं, तब पार्ट 5 में देखा जाएगा उसको। तब तुम्हारी जो वेदर और क्लाइमेट का पार्ट है, वेदर क्लाइमेट मानसून और मानसून वाइंड, और लास्ट में बचेगा कि पंजाब का अंदर एक बार वो फ्लड आ गया था, उसके बारे में तुम्हारा एनसीईआरटी दिया गया उसमें, फिर उसको करने की कहानी खत्म हो। ठीक, हैप्पी इंडिपेंडेंस वाले इन एडवांस, मिलते हैं पार्ट 5 नहीं पार्ट 4 में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।